नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा अपने YouTube चैनल एक्सेलेंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्न के बारे में, जिसका पहला पार्ट ये है, पार्ट 1 आया है और इसके बाद फिर पार्ट 2 आएगा और हो सकता है संभवतः पार्ट 3 भी आ जाएगा। तो इस आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है क्या है, तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो वो है 1913 में। 1913 में इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 31 मार्च को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और ये गेटवे ऑफ इंडिया किस लिए बनाया गया था? तो ब्रिटिश के जो उस समय के राजा थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आने के याद में रखा गया था। और इसका पूरा निर्माण कब पूरा हुआ था? 1924 में इसका निर्माण पूरा हुआ था और यह 26 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये 26 मीटर ऊंचा है और इसका जो डिजाइनिंग है वो कौन सी शैली में बनाई गई है? तो यह इंडो सार्सैनिक शैली में बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो उसको कुनिक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और अजातशत्रु के बारे में एक और बात याद रखनी है कि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध एवं महावीर दोनों के समकालिक थे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, नंद निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मानंद। महापद्मानंद इसके संस्थापक थे और घनानंद इसके अंतिम शासक थे। और घनानंद को किसने परास्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है दोस्तों, और हमारा आज का चौथा प्रश्न है कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं नारीवाद सावित्रीबाई फूले भारत के किस राज्य से हैं? तो देखिए, सावित्रीबाई फूले जो हैं वो महाराष्ट्र राज्य से हैं और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। और इन्होंने 1852 ईस्वी में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है कि लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किसने की थी? तो जो सांची का स्तूप है वो 1818 में खोजा गया था। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी के खंडहर जो है वो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हम्पी जो है वो बेल्लारी नाम की एक जगह है, बेल्लारी, वहाँ पे ही स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब हमारा अगला यानी कि 7वां जो प्रश्न है वो है, कोलथुनाडु, बल्लुवनाड और थेक्कुमकुड भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? वैसे तो नाम से भी पता चल ही रहा होगा कि ये सभी केरल राज्य के हैं। माफ कीजिएगा, ये सभी किस राज्य के हैं? तो ये सभी केरल राज्य हैं। और ये पुर्तगाली जब आए थे ना भारत में, उस समय तक ये लोग स्वतंत्र राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे उस समय के भारत के। ठीक है, और हमारा 8वां प्रश्न है, सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो देखिए, थॉमस रो जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। और ये कब भारत आए थे? तो 1615 में भारत आए थे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ जहांगीर के बारे में भी जान लेते हैं। तो जहांगीर जो थे वो चौथे नंबर के मुगल सम्राट थे और इन्होंने 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक राज्य किया था। ठीक है, और इसके बाद एक और सवाल जो जहांगीर से अक्सर पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? तो 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को उन्होंने फांसी दे दी थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, ये गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो देखिए, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट विष्णुगुप्त थे। और जबकि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे।
ठीक है। और इसके बाद गुप्त वंश में एक समुद्रगुप्त हैं, जिनको क्या बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के सबसे प्रथम शासक जो थे वो बिंबिसार थे। अब बिंबिसार 544 ईस्वी में 544 ईसापुर में गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था कि अपने राजवैद्य, उनका जो मतलब राज्यवैद्य था जीवक, उसको महात्मा बुद्ध की सेवा में भेज दिया था, ठीक है। अब ये अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राजा ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, या फिर जीवक को किसने अपने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, तो ये बिंबिसार हो जाएंगे। और फिर इस तरह से भी सवाल आता है कि बिंबिसार ने किस वैद्य को महात्मा बुद्ध की देख रेख में भेजा था, तो वो सारा पता चल गया आप लोगों को। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, गुप्त शासकों ने डैश नामों के एक कर लगाया था जो हल करता, और इसे प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। यानी हल रखने के ऊपर टैक्स जो लगता था उसे क्या कहा जाता था, तो वो था हलीबा कर, ठीक है। और ये हलीबा कर ना ग्रामीण लोगों पर लगाया जाने वाला एक शॉर्ट टर्म का था, यानी कि एक फिक्स थोड़े समयों के लिए लगाया जाता था, और ये राजा की इच्छा पर लगाया जाता था। राजा का जब मन करेगा तभी लगेगा, नहीं तो ऐसा नहीं था कि परमानेंटली उसको देना ही है, ठीक है। और गुप्त वंश के बारे में अभी बताया मैंने कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश के सबसे महान सम्राट कौन थे, तो चंद्रगुप्त थे। इसके साथ ही साथ गुप्त वंश के समय में एक विश्वविद्यालय हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो कुमारगुप्त ने करी थी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये शायद सबको पता होगा कि वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। और ये कब भारत आए थे, तो लगभग 630 ईसा पूर्व में भारत आए थे, और 630 से लेके और 645 तक ये 15 साल भारत में रहे, और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी थी, शिक्षा ग्रहण करी थी। और इनके समय में ये जब भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो उस समय वहाँ के जो कुलपति थे वो कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। और इसके बाद वेनसांग से एक और सवाल आता है, इनके पुस्तक का नाम, तो इनके पुस्तक का नाम आता है सी यू की, ठीक है। इनके पुस्तक का नाम क्या था, सी यू की, जिसमें इन्होंने अपने पूरे यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, पूरा यात्रा का वर्णन किया है, ठीक है। और एक सवाल अक्सर कभी कभी पूछा जाता है कि जो वेनसांग थे वो भारत के किस स्थान पर सबसे पहले आए थे, तो वो कपीसा नाम का एक जगह था, कपीसा नाम का एक राज्य था, वहां पे सबसे पहले आए थे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अपने 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा 13वां प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो देखिए, हर्षवर्धन जो थे अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर के गद्दी पर बैठे थे। और ये हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठे थे, तो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, और 647 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और इनके बारे में एक और बात आती है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो राज्यवर्धन थे इनकी हत्या किसने करी थी, तो बंगाल के गौड़ राजा शशांक ने करी थी, ठीक है। बाद में शशांक को हर्षवर्धन ने हरा दिया था। तो हमारा जो अब अगला प्रश्न आ रहा है, वो अगला प्रश्न क्या है, डैश का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये आपको पता ही होगा कि जो गोल गुंबद है वो कहाँ है, बीजापुर है। और बीजापुर में जो गोल गुंबद है उसका निर्माण कार्य कब हुआ था, तो मोहम्मद आदिल शाह के समय में हुआ था। और यह कब बनाया गया था, तो इसका निर्माण शुरू हुआ था 1626 ईस्वी में, और पूरा कब हुआ था, तो 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। और यह किस शैली पर बनाई गई है, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली पर बनाई गई है। और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है वो है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासन के दौरान बनाया गया था, तो वो है सुदर्शन झील, ठीक है। मौर्य शासन के दौरान बनाया गया सुदर्शन झील है, जो कि जिसका दूसरा नाम सौराष्ट्र झील भी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है,
तो दूसरा नाम है सौराष्ट्र झील। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था और इसका एक बार मरम्मत भी कराया गया था, जो कि रुद्रदामन के द्वारा मरम्मत कराया गया था। और जबकि स्कंदगुप्त के आदेश पर चक्रपाल नाम के एक प्रांतीय राजा थे, उन्होंने क्या किया था, इस झील का पुनर्निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो आज के लिए बस इतना ही है। 15 सवाल थे आज के हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके बाद और भी बचे हुए बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।